हेलो स्टूडेंट। देखो, एक प्रिज्म के बारे में मेरे को आपको बताना है और प्रिज्म के बारे में अशोक का कुछ डाउट था, तो देखो क्लियर करते हैं। देखो, आपको एक प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जैसे मैं बोलूँ, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है अपन को आज। ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है कि दो आयताकार सरफेस होती है, मतलब पृष्ठ होते हैं, वो एक दूसरे से किसी एंगल पे झुके होते हैं। देखो यहाँ पे बनाता हूँ, और ये डायग्राम जिसको समझ में आ गया वो सारा क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखना डायग्राम, डायग्राम को समझना बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक कोई भी रे आएगी ऐसे, हाँ ये आ गई। ठीक है, तो उसके बाद में अब आपको मैं बता दूं, अपवर्तन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। अपवर्तन में क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आती है, मतलब एक मीडियम में आती है, तो ये नॉर्मल से नॉर्मल, और अगर देखो यहाँ पे दो मीडियम है, यहाँ पे N1 मान लेंगे मैं, यहाँ पे N2, और यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके अंदर क्या है N2 और इसके बाहर दोबारा N1। यहाँ पे वायु बोले तो रेयर मीडियम, बोले तो विरल माध्यम, यहाँ पे विरल माध्यम है। ठीक है, और अंदर सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट एंगल है आई। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सघन माध्यम ये जाने तो ऐसे चाहिए वैसे सीधी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सघन माध्यम जाती है तो अभिलंब की और नॉर्मल के इनसाइड हो जाती है, मतलब इस साइड आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल के इस साइड झुक जाती है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने ये। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब आपको बताया कि जानी तो कैसे चाहिए थी, ये ऐसे सीधी सीधी जानी चाहिए। ठीक है भाई, दिख रहा है ना, हाँ, जानी तो कैसे चाहिए सीधी, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, तो इस साइड झुकेगी, तो ये मेरी इस साइड आ गई है। ठीक है भाई, ठीक है, इसको रख लेना, ये P है, ये Q है, और यहाँ पे R मान लेना। और उसके बाद में देखो दोबारा यहाँ पे देखो, फिर अपन को दोबारा यहाँ पे नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। अब देखो, अभी मैंने बताया, अब एक बात और सुन लो, दूसरा एक डायग्राम, अगर मैं बोलूँ ये नॉर्मल है, और अगर ये, अब सुना, ये रे आ रही है, जानी ऐसी सीधी चाहिए, सीधी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अब ये क्या है, सघन है। यहाँ पे जो मीडियम है वो सघन है, मतलब अंदर। ठीक है, और ये पारदर्शी माध्यम भरा होता है इसमें, तो ठीक है, प्रिज्म में, और ये वायु है, यहाँ पे वायु बोले तो विरल मीडियम। ठीक है, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं सघन से किस में जा रहा हूँ, विरल माध्यम में। ठीक है, सघन से विरल माध्यम में, तो सघन से विरल में जाते हैं तो क्या होता है, यह विलंब से दूर हट जाती है, तो ये रे अब ऐसे जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये रे ऐसे जानी तो कैसे चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये इस अभिलंब से दूर हट जाते हैं। जानी तो ऐसे चाहिए सीधी, लेकिन क्या होता है, ये अभी ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर तो नहीं जाएगी, इस साइड जाएगी, तो अभिलंब की और इस साइड हो जाती है ये। ठीक है, दूर दूर की ओर चली जाती है। ठीक है, अब इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को लिखता हूँ मैं आई से, इंसिडेंट एंगल बोले तो आपतन कोण को किसे लिखा, आई से। ठीक है, ये क्यू है, ठीक है, थीटा नहीं है, ये क्या है, क्यू है। ठीक है, क्यू, और ये एंगल आई है। उसके बाद ये एंगल मैंने माना R1 है, अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये एंगल मान लिया R2 है, और जो ये एंगल होगा अपवर्तन एंगल, ये मैंने मान लिया E। ठीक है, इमरजेंट एंगल E। ठीक है, अब एक बात करो, ये जो अगर मैं इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाऊँ, इसको डॉट डॉट करके इस वाली लाइन को ऐसे आगे बढ़ाऊँ ऐसे, तो जो ये एंगल है उसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ठीक है, अब तक समझ में आया होगा। ठीक है, डायग्राम में इतना टाइम लग गया। देखो आगे देखो, मैं इस एंगल को मान रहा हूँ ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल को ही क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक है, आगे चलो, फिर अब मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे ये एंगल। अब एक बात बताओ, आपको इसमें निकालना क्या है कि डेल का मान निकालना। पहली बात, डेल का मान निकाल लेंगे। दूसरी बात, अब एक बात बताओ, त्रिभुज तीन चार बात आपको इसमें काम की बात है। पहले बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, सम ऑफ एवरी, मतलब थ्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और एक बात बताओ, ये अगर मान लो ये चतुर्भुज है,
ठीक है, चतुर्भुज है। इसके ये एंगल, ये दोनों का सम कितना होता है 180, और इन दोनों का सम भी कितना होता है 180, मतलब इस एंगल का इस एंगल का योग, ठीक है। आगे देखो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक काम करो, ये एंगल कौन सा है RAQ। एक काम करना, देखो ध्यान से समझना, RAQ, RAQ प्लस Q, देखो RAQ और Q, इसको लिख लेता हूँ मैं PQRS, इसको लिख लो T लिख लो, ये N लिख लो, ठीक है, N लिख लो, N। तो QNR प्लस QNR कितना है 180, ठीक है। ये सम्मुख कोण क्या होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक बात और देखो, इस त्रिभुज, ये लिखो त्रिभुज, इसको पूरा लिख सकते हो एक बड़ा चढ़ा के, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, फिर सम्मुख कोणों का मान 180, ठीक है। इन कोणों का मान भी एक वो 180 हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज, ये कोण और ये कोण। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोण और ये कोण दोनों कितने 180, और ये देखो ये त्रिभुज QNR, त्रिभुज ट्रायंगल QNR में देखो कोण R1 है, प्लस में कोण R2 है, प्लस में यहाँ पे देखो ये कोण कौन सा है, ये और ये हो गया, तो अब ये कोण बच गया QNR, कोण QNR, ये कितना हो गया, तीनों कोण 180 डिग्री। यहाँ बताया ना मैंने, त्रिभुज तीनों कोण का मान 180, तो ये कोण है, ये कोण है, ये, और इस कोण को मैंने क्या लिखा QNR, ऐसे लिख सकते हो। और जो ये RAQ लिखा है ना मैंने, RAQ, इसको आप ओनली फॉर A भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिख दी और इक्वेशन 2, अब इन दोनों की इक्वल रखना है बस, ठीक है, रखो। तो R1 प्लस में R2, क्योंकि ये दोनों 180, राइट राइट तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर, तो राइट में 180 180, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो लिखो प्लस में QNR इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया एंगल RAQ की बजाय मैं लिख रहा हूँ ओनली फॉर A, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे देखो, और फिर उसके बाद में QNR, देखो यहाँ पे QNR से QNR कट गया, एंगल A इज इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस में R2, इसको इक्वेशन लिख दो आप 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलो, अब थोड़ा सा देखो, अब एक बात और देखो, आपको एक बात और बता दूं कि अगर ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये है बाह्य कोण और ये है दो आंतरिक कोण, एक एक्सटर्नल एंगल और दो इंटरनल एंगल, ये हमेशा क्या होता है सेम, मतलब बराबर होते हैं। ये दो इंटरनल एंगल, जैसे मान लो ये 30 है और ये 50 है, 30 और 50 कितना हो गए 80, और तो ये कितना हो जाएगा 80, ऐसा होता है। इन दोनों का सम करते हो तो इसके इक्वल आता है, ठीक है भाई, 10वीं क्लास की मैथ है थोड़ी सी, ठीक है, फिर भी मैंने बताया है। आगे देखो, तो अब मैं कह रहा हूँ ये जो एक्सटर्नल एंगल है यहाँ पे देखना ध्यान से, ये और ये ऐसे गया, ठीक है, और ये इधर देखो ये है डेल, तो इस डेल की वैल्यू इस एंगल के और इस एंगल के क्या होगी इक्वल होगी। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, तो आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे, तो मैं कह रहा हूँ ये है ना, ये डेल है और ये डेल ही बताना है अपन को, इस डेल को बताने के लिए ही ये काम आएगा, इसलिए मैंने निकाला ये। तो यहाँ पे क्या आएगा R1 और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे नीचे है R1 R2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा तो कितना है, देखो एक बात और सुनो, देखो चलो यहीं पे बता रहा हूँ, फिर अगले पेज में करेंगे दोबारा। तो मैं कह रहा हूँ देखो, अगर ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सम्मुख कोण, ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। अगर ऐसे दो रेखा अगर इंटरसेक्ट करती है ना, तो ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, देखो अगर मैं बोलूँ, देखना, अगर मैं बोलूँ ये एंगल है जो, इसमें से ये एंगल तो मैं दे दूँ आप, ये पूरा है जैसे मान लो 40 डिग्री, ठीक है, और ये मैं दे दूँ 20 डिग्री, तो ये कितना बचेगा 20, क्योंकि 40 में से 20 घटाया तो ये बचेगा, क्योंकि ये और ये पूरा क्या होता है, ये दोनों क्या होता है सेम होते हैं ना। अब देखो एक खास बात है, अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब और यहाँ पे है डेल, ठीक है, और ये यहाँ पे था R1 और यहाँ पे था R2, डायग्राम को देखना आप अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर ये पूरा कितना था
ये पूरा था ऐसे देखा हो तो ये था आई, देखो यहाँ बताता हूँ, ये कितना था आई, और ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये आई माइनस R1 करूँगा तो ये आएगा। तो मैं कह रहा हूँ आई में से क्या घटा दो आप, R1, तो ये आ गया आई माइनस R1। और इसको भी ऐसे निकालो, यहाँ पे जो आया ये कितना था ई था, और ये कितना है R1, तो ई में से R2 घटाया, R2 है ना, ई में से R2 घटाएंगे तो क्या होगा ई माइनस का R2। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, खूब आराम से बताया। ठीक है, आगे देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो ये एक्सटर्नल एंगल है वो इन दोनों इंटरनल एंगल के इक्वल होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिखना, डेल इज इक्वल टू, तो ऐसे लिखो आई माइनस का R1 और प्लस ई माइनस का R2। ठीक है, और डेल इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ यहाँ आई और यहाँ प्लस में ई, और इनको लिखूँ माइनस का R1 माइनस का R2। ठीक है, अब मैं डेल इज इक्वल टू, यहाँ आई लिखा प्लस में ई लिखा, और दोनों में क्या कॉमन आ सकता है माइनस, तो यहाँ लिखा R1 और प्लस R2। अब ये R1 प्लस R2 फ्रॉम इक्वेशन, आपको मैं बता दूँ इक्वेशन कौन सी है, देखो ये रहा इक्वेशन 3 में लिखा है ना, कौन ए R1 प्लस R2 किसके बराबर, कौन ए के। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो लिख सकते हो डेल इज इक्वल टू आई प्लस में ई और माइनस का एंगल ए। तो ये तो अपना क्या आ गया, डेल आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक ऐसा पूछ सकता है विचलन ज्ञात कीजिए प्रिज्म में, लेकिन अगर उससे आगे ये पूछे कि भाई विचलन के साथ साथ आपको पूछ सकता है कि अपूर्णांक वैल्यू दे पूछ ले। ठीक है, देखो स्नेल का नियम और लगाना पड़ेगा। देखो अगर मैं बोलूँ न्यूनतम विचलन की स्थिति पूछे, न्यूनतम विचलन जो ये डेल आया ना, ये डेल आया, ये सबसे कम कब आएगा। ठीक है, ये कम कब आएगा, कम जब आएगा जब आप आई, देखो ऐसे लिखना आई बराबर में क्या हो ई एंड मतलब और R1 बराबर R2 के हो जाए, और मान लिया मैंने R के बराबर हो जाए। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे ये R1, ये समीकरण 3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोण ए इज इक्वल टू क्या था R1 प्लस में R2। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, R1 और R2 दोनों क्या है बराबर, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कोण ए इज इक्वल टू R प्लस में R, तो क्या हो गया कोण ए इज इक्वल टू 2R, और यहाँ से R निकाल लो तो कोण ए बाई 2। देखो मैं R और I निकालूंगा, और R और I निकाल के स्नेल का नियम लगाऊंगा। स्नेल का नियम आपको पता है ये क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू, अपूर्णांक होता है ना n2 माइनस n2 1, तो n2 अपॉन में n1 कर देते हैं। देखो आगे, तो अपन क्या करने हैं यहाँ पे, एक काम करो, अब ऐसे क्या लिखा लो यहाँ पे, इसको समीकरण कितनी रख लो 4। अब समीकरण 4 में मान रख दो इसको, डेल मिनिमम आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम, क्यों, क्योंकि आई और ई दोनों बराबर रखना है, तो आई प्लस ई की जगह भी क्या लिखना आई और माइनस कोण ए, तो कितना आ गया डेल एम इज इक्वल टू क्या आ गया आई और आई 2 और माइनस का कोण ए। ठीक है, और यहाँ से आई की वैल्यू निकालो तो कोण ए इधर जाएगा तो डेल एम इधर जाएगा तो प्लस का सॉरी कोण ए इज इक्वल टू 2i, और यहाँ से आई की वैल्यू निकालूंगा तो डेल एम प्लस में कोण ए अपॉन में, ये अपॉन में आ जाएगा 2, क्योंकि आई की वैल्यू निकालते जो गुणे में होता है वो कहाँ अपॉन, तो अपॉन में 2। तो ये यहाँ से आई आ गया और यहाँ से आर आ गया। तो अब आपको पता है साइन आई स्नेल का नियम होता है भाई। ठीक है, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, उसमें क्या होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। देखो तो आगे साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, तो यहाँ किसके बराबर होता है अपवर्तनांक के, तो अपवर्तनांक बोले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन रख दिया। अब देखो साइन आई अपॉन साइन आर है, साइन आई की वैल्यू क्या है, साइन आई, देखो एक बात बताते हूँ, साइन आई लगभग आई के ही बराबर हो जाता है जब आई क्या हो बहुत कम हो। ठीक है, बहुत मिनिमम। ठीक है, मिनिमम बोले तो साइन, देखो यहाँ बता देता हूँ, पेज में आ जाएगा नहीं आएगा क्वेश्चन, देखो साइन आई इज इक्वल टू लगभग साइन आई के बराबर जब होगा जब थीटा क्या होता है बहुत कम। कैसे, क्योंकि साइन जीरो इज इक्वल टू क्या होता है जीरो। अगर मैं बोल रहा हूँ साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो ही आ रहा है, मतलब कि लगभग जीरो के बराबर, तो जीरो ही आ गया ना। तो अगर बहुत कम है तो क्या आता है आई आ जाता है, ऐसे ही मैं बोलूँगा। और साइन
आर लगभग बराबर किसके आ जाएगा, आर के। और मैंने आई और आर की वैल्यू आपको बता दी, तो साइन आई की जगह क्या लिखना है, आई, और साइन आर की जगह क्या लिखना है, आर। तो बताओ आई की वैल्यू क्या आई अभी, साइन आई, आई की वैल्यू आई, यहाँ पे आई रखेंगे तो डेल एम प्लस में एंगल ए अपॉन में 2, और इसके बटे में क्या करना है, साइन आर की वैल्यू क्या है, ये रहा, एंगल ए अपॉन में 2 इस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, एन के। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, बटे वाली संख्या ऐसे कट जाएगी डिवाइड वाली। तो अब आपको पता है ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल एम प्लस में, ये डेल लिखा जा रहा है वहाँ पर ए, और अपॉन में कोण ए इज इक्वल टू में एन, इसके बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल इंटू ये करोगे डेल एम प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू में ये एन एंगल ए, और अगर डेल एम की वैल्यू निकालूं तो इसको उधर लेके जाएंगे, एन कोण ए ये माइनस का एंगल ए, तो डेल एम इज इक्वल टू, सॉरी देखो डेल एम इज इक्वल टू, दोनों में कोण ए क्या आ रहा है, कॉमन, तो ऐसे लिख सकते हो आप, दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो तो लिख दिया कोण ए बाहर, और यहाँ पे क्या आ रहा है एन, और यहाँ पे बाहर आ रहा है तो 1, तो क्योंकि इसका मल्टीप्लाई एन से करोगे तो ये आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ रहा है, तो कॉमन लेना ये तो था, ये आपका आ गया डेल मिनिमम, न्यूनतम विचलन, तो ये आ गया, ठीक है। और खाली विचलन पूछता है तो ये आ गया, ठीक है भाई, ठीक है। और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और व्हाट्सअप मैसेज कर देना किसी को प्रॉब्लम हो तो, और ये अपना नंबर है, कोई नया स्टूडेंट है तो पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।